हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ लेने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 8 का हिस्ट्री का ऐसे सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर। तो पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं। इस चैप्टर का एम ये है कि हिस्ट्री इतनी वाइड हो चुकी थी, जो शुरू हो रही थी एशियंट एज से लेके आज तक की हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए। एशियन एज से लेके आज तक की हिस्ट्री को एक साथ बुक्स में लेना, एक साथ उसको बुक को बनाना, एक साथ बुक को बाइंड करना, फिर आपका एक साथ उसको उस बुक के अंदर से अपने कॉन्सेप्ट को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता। इसलिए सबसे पहले यह चैप्टर आपको बोलेगा हिस्ट्री को हमने डिवाइड किया। डिवाइड करना जरूरत थी, डिवाइड करना मजबूरी भी थी। तो हिस्ट्री को डिवाइड किया गया, मकसद दो थे। द वेरी फर्स्ट रीजन वाज अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी, ताकि आप हिस्ट्री को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, इसलिए उसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ना पड़ा। सेकेंड, कंपेरेबिलिटी, आप कंपेयर कर सकें, इसलिए भी उसका तोड़ना जरूरी हो चुका था। हेंस वी डिवाइडेड द हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। 3 पार्ट्स में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया। फर्स्ट वाज द एशियंट एज, other was the middle age when Aryans came down to India, and third was a modern age when Britishers came down to India. So history को हम लोगों ने 3 parts में तोड़ा। One was ancient age, middle age and the modern age. इसका डिटेल वर्जन आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 में मिलेगा, जो नोट्स आपको भेजे जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। How did James Mill divided Indian history? How did James Mill divided Indian history? Comment on the division and also state his intention. अब कहानी यहां पे है। अब इस चैप्टर में हम ना एशियंट एज की बात करेंगे, ना मिडिल एज की बात करेंगे, हम सिर्फ फोकस करेंगे मॉडर्न एज के ऊपर। ये एशियंट एज, मिडिल एज सिर्फ आपको डिवीजन की कैटेगरीज बताई गई, बट पूरा चैप्टर मॉडर्न एज पे फोकस करेगा। तो when James Mill came down to India और ब्रिटिशर्स came down to India, ब्रिटिशर्स ने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करने के बारे में सोचा अपने आप के लिए। तो इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया सबसे पहले इनटू 3 मेन पीरियड्स। इनटू 3 पीरियड्स में इंडियन हिस्ट्री को तोड़ा। इट वाज ऑल डन बाय जेम्स मिल। उन्होंने जो 3 पीरियड्स में हिस्ट्री को तोड़ा, दैट वाज अ पीरियड व्हेन हिंदू रूलर्स were ruling India. Second, when Mughal rulers were ruling India. And third, when Britishers came down to India. So Indian history, according to James Mill, was divided into 3 broad categories. One was the phase of Hindu rulers, second was the phase of the Mughal rulers, and third was the phase of the British rulers. अब इस categorization में, इस division में कुछ कमियां थी, and we are now about to comment on those. सबसे पहली कमी जेम्स मिल के इस डिवीजन तरीके के अंदर, जिस तरीके में उसने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में तोड़ा, हिंदू रूलर्स, मुस्लिम रूलर्स एंड द ब्रिटिश रूलर्स। तो सबसे पहला हमने बोला डिवीजन का एम होता है, वी डिवाइड द हिस्ट्री। हिस्ट्री को डिवाइड करने का हमारा जो मेन मकसद था, जो मेन एम था, वो था टू नो अबाउट द फीचर्स ऑफ दैट टाइम, टू नो अबाउट द फीचर्स ऑफ दैट टाइम। उस पार्ट में, उस फेज में क्या लोगों के संस्कार थे, कैसे लोगों का कल्चर था, क्या लोगों का फैशन था, क्या लोगों की पसंद थी, क्या लोगों की नापसंद थी, कैसे वो रहते थे। टू नो अबाउट द फीचर्स। तो हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है, जिसके पीछे मेन मकसद क्या होता है, टू नो अबाउट द फीचर्स ऑफ दैट फेज। बट जेम्स मिल के इस तरीके ने हमें क्या बताया, told about the religion that was ruled at that phase, religion that ruled in that area, religion that ruled in that phase। सिर्फ ये जानकारी दे रहा है, इससे हमें बाकी सेंट्रल फीचर्स की जानकारी नहीं मिल रही है। सेकंड हम लोगों ने कमेंट किया, सेकंड कमेंट, द मोस्ट you can say valuable content and the valuable comment was in this division मुगल एज से, मुगल एज इस डिवीजन के अंदर से मुगल एज ले लेते हैं, बट मुगल एज में हिंदुस्तान के अंदर वैरायटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट करते थे।
Emperor was Aurangzeb. But उस time पे there were communities, there were sects, there were Hindus, there were other variety of faith that were existing. तो faith तो कर रहे थे. तो ये जो तरीका है, ये तरीका बहुत well versed तरीका नहीं था according to James Mill. आगे, मगर ये सब करने के पीछे, इस तरीके से हिस्ट्री को 3 फेजेस में डिवाइड करने के पीछे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स, इस फेज के डिवीजन के पीछे जेम्स मिल की एक बकायदा इंटेंशन थी. क्या इंटेंशन थी? सबसे पहला इस तरह से डिवाइड करके वो कुछ बताना चाहता था जो हमें क्लैरिफाई हुआ. उसकी इंटेंशन बाय द बुक रिटन बाय हिम, दैट वाज हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. उसने जो बुक लिखी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उससे मालूम पड़ा जेम्स मिल ने क्यों सजेस्ट किया आप इस 3 पीरियड्स में हिस्ट्री को डिवाइड करो. तो सबसे पहली इंटेंशन ये मालूम पड़ी, उस बुक में उसने बार बार ये विवरण किया. he has the intention, उसकी सोच थी कि Asian society was at a lower level of civilization as compared to Europe's. Asian societies were at a lower level of civilization as compared to the Britishers. Secondly, before the advent of Britishers के आने से पहले, वो लिखता है, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इस हिंदुस्तान में चलता क्या था? There was caste system, there was superstition, there was religions, intolerance. ही यहाँ पे था. ब्रिटिशर्स के आने के बाद सब बराबर हो गया. Then he told, ब्रिटिशर्स से पहले जो इंडियन हिस्ट्री का फेस था, he called it as a dark phase. वो एक डार्क फेस था. And when Britishers came down to India, उन्होंने डार्कनेस को एनलाइटमेंट में कन्वर्ट कर दिया. He further suggested कि अगर इंडिया जैसी कंट्री को सिविलाइज करना है, if you want to civilize India, then British rule is necessary. वो जरूरी है. Then he said, even इतना ही नहीं, he said that he suggested to apply British methods of education, British methods of teaching, British institutions into India if you want to civilize India, if you want to see progress in India. He further suggested Britishers should conquer all the Indian states. And that will be the blessing for India, because once they are going to conquer all the Indian states तभी progress करेंगी, and this will bring happiness among the Indians who are staying in India. So these were the James Mill views. ये question basically 3 question को हमने merge किया है. One is short answer questions में question number 5, short answer question का question number 6 and discuss वाले phase का question number 2. तो अगर आप 5, 6 और 2 को हमने mix करके एक question बनाया है for easy understandability. अब हम आगे चलते हैं. When Britishers came down to India, उन्होंने फटाक से में रूल करना शुरू नहीं कर दिया. उनकी एक सोच थी. उनकी सोच ये थी कि पहले जिस कंट्री को हम रूल करने जा रहे हैं, उस कंट्री को हम अच्छे से समझ लें, उस कंट्री को अच्छे से जान लें, उस कंट्री को अच्छे से पहचान लें. उसके लिए उन लोगों ने सबसे पहला किया सर्वे. क्या किया? सर्वे. And this is our question number 2. They adopted the concept of survey. Now what is survey? सर्वे का मतलब था उन्होंने अपनी एक टीम बनाई. टीम को बोला गो टू ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया. हमें बताओ इस हिंदुस्तान में कितने जंगल, हिंदुस्तान में कितने पहाड़, हिंदुस्तान की कितनी नदियां, वो नदियां किन किन शहरों से होके गुजरती हैं, इस हिंदुस्तान की और कहाँ का नेचुरल रिसोर्सेज, हिंदुस्तान में कितने विलेजेस, हिंदुस्तान में कितने विलेजर्स, हिंदुस्तान में क्या क्या क्रॉप्स ग्रो होते हैं, हमें सब की जानकारी चाहिए है. तो टीम जाती थी एंड दे यूज्ड टू सर्वे आउट विद प्रॉपर रिकॉर्ड्स. और इससे उनका क्या मानना था? ब्रिटिशर्स बिलीव्ड that country can be properly ruled only and only if its administrators have the complete knowledge about the country which they are now
अबाउट टू रूल, जिस कंट्री को वो रूल करने जा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। कौन से रिलीजन्स हैं, क्या क्या कस्टम्स हैं, ये सब चीजों की जानकारी जो उन्होंने जिसके लिए सर्वे करवाया। आगे चले, अब आगे चले तो अंग्रेजों ने जितने भी अपने ऑफिसेस खोले, जहां पे भी कोई ऑफिस खोलते थे, कॉलेज खोलते थे, स्कूल खोलते थे, कोई बाकी कलेक्टर ऑफिस खोलते थे, एक रूम एक्स्ट्रा बनाते थे। उस रूम को ये रिकॉर्ड रूम बोलते थे, रिकॉर्ड रूम। तो इनका जहां पे भी ऑफिस होगा उसमें, जहां हमारा स्टोर रूम, उनका एक रिकॉर्ड रूम होता ही होता था। अब क्वेश्चन बोलेगा ये रिकॉर्ड रूम क्या था, रिकॉर्ड रूम को ये इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते थे? सो व्हाट इज रिकॉर्ड रूम, ये क्वेश्चन नंबर 9 में आपको मिलेगा। अब हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। अंग्रेजों की एक सोच थी, दे गेव इंपॉर्टेंस, वो इंपॉर्टेंस देते थे only the importance was only on the writing part was very important. They believed that act of writing is very important. जो भी किसी को कहना है लिखत में कहो, जो किसी से सुनना है उसको बोलो लिखत में दे, तो जो भी करना है लिख के बोलो, लिख के जवाब दो। एक तो जो भी चीज लिखी जाती है वो प्रूफ बन जाती है, और दूसरा उनका ऐसा मानना था रिटर्न डॉक्यूमेंट को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, रिटर्न डॉक्यूमेंट को बाद में भी आराम से स्टडी किया जा सकता है और रिटर्न डॉक्यूमेंट पे डिबेट की जा सकती है। इसलिए जब सब कुछ लिखत में लेंगे, एवरीथिंग इन राइटिंग, बोलेंगे तो पेपर, कोई इनसे बोलेगा तो भी एप्लीकेशन, तो लेटर्स, एप्लीकेशंस, रिपोर्ट्स, ये इतना बड़ा खजाना हो जाता था। इसके लिए इतना पेपर वर्क, सारा पेपर वर्क को प्रॉपर फाइल करो, फाइल करके फाइलें कहाँ रखो, उसके लिए बनाया गया था रिकॉर्ड रूम। तो हर तहसीलदार ऑफिस में, कलेक्टर ऑफिस में there used to be a record room. Next comes up various sources of records were maintained. Various sources of records were maintained, and this we are going to come up in the long answer question number 1, question number 10 and question number 11. So now what were the basic record rooms? What were the sources of the record? Sources of the records were, now here we are on to a main content of the chapter, how Britishers, how people came to know this happened, when it happened, how it happened, when it happened, how it happened. This can only be known through proper records. जिसको हम बात करें, गांधी जी went for डांडी मार्च। गांधी जी ने डांडी मार्च कब शुरू की, कहां से किधर तक गए, कितने लोग थे, how we will come to know. भगत सिंह को फांसी लगी, कब लगी, when, कब लगी, when. उनके साथ 2 और लोगों को फांसी लगी। जब फांसी लगी तो जिस डेट को फांसी लगनी थी उससे 1 दिन पहले दे दी गई। ये सब जानकारियां आज जो हमको मालूम है या हम पढ़ते हैं, ये हिस्टोरिकल्स के पास कहां से आई? तो हिस्टोरिकल्स के पास ये सारी इंफॉर्मेशन आई रिकॉर्ड से, और रिकॉर्ड के सोर्सेस क्या थे? सो वन वाज द बेसिक रिकॉर्ड सोर्स वाज बुक एंड द न्यूज़पेपर्स, बुक्स एंड द न्यूज़पेपर्स। तब तक प्रिंटिंग मशीन डेवलप हो चुकी थी। प्रिंटिंग मशीन में बहुत सारी लिटरेचर की बुक्स छपी थी, द आर्ट, कल्चर, म्यूजिक की जानकारी, उस टाइम पे लोगों की सोच की जानकारी हमको इससे मिली। Further, there were official documents जो रिकॉर्ड रूम के अंदर पड़े थे सारे लेटर्स। अंग्रेज चला गया, रिकॉर्ड रूम वहीं का वहीं, पुरानी फाइलें वहीं की वहीं, हिस्टोरिकल से सारी पुरानी फाइलें खोली, वहां पे लेटर्स मिले, मेमोस थे, बहुत सारी रिपोर्ट्स थी। रिपोर्ट्स वो बेसिकली जो काम दिया जाता था to the juniors used to complete that task, further they used to give a report. ये काम हो गया। बहुत सारी रिपोर्ट्स थी, जो हमने ऊपर सर्वे की बात की, सर्वे रिपोर्ट्स थे, बहुत सारे मैप्स थे। उसके बाद जब भी सीनियर्स अपने जूनियर्स को इंस्ट्रक्शंस देते थे जिस भी काम के, वो सारे रिकॉर्ड्स मिले। These were the official documents. हिस्टोरिकल्स ने एक एक पन्ने को देखा, पढ़ा, कहीं ना कहीं से वहां से उनको कई चीजों के सबूत मिले, डेट्स मिली, कब क्या कैसे हुआ मालूम पड़ा। इसके अलावा कई अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी थे।
अंग्रेज को डायरी लिखने की बोलो तो आदत थी। जी ये लोग डायरी लिखते थे एंड यू नो डायरी आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आता भी है, डायरी राइटिंग। सो बिफोर गोइंग टू बेड दे यूज्ड टू कीप अ डायरी अंडर द पिलो, और बाद में आज पूरे दिन में क्या हुआ, दे यूज्ड टू जॉट डाउन ऑन द डायरी। अब डायरी अंग्रेज चले गए, हिस्टोरिकल्स के हाथ उनकी लिखी डायरीज मिली, कई नॉवेल्स मिली, कई न्यूज़पेपर्स मिले। अब अंग्रेज का रिकॉर्ड क्या बोलता है, न्यूज़पेपर क्या बोलता है। फिर बहुत सारे उस समय के पोएम्स लिखते थे एंड पोएट्स ऑलवेज राइट द पोएम्स। ये आवाज बुलंद करते हैं पोएम के रूप में जो हो रहा होता है। तो उनकी पोएम से भी आइडिया लगा उस समय का कैसा वक्त था, क्या लोगों पे गुजर रही थी। उसके बाद बहुत बुकलेट्स मिली एंड दे वर आल्सो राइटिंग ऑफ रिफॉर्मर्स, दिस ऑल फॉर्म द पार्ट ऑफ अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। उसके अलावा देयर वर हिस्टोरिकल monuments like President House, like India Gate, from where we came to know उस समय का आर्किटेक्चर कैसा होता होगा, how the architecture of Indian architecture used to differ from the British architecture. There was a combination of Mughal architecture and the British architecture. ये सब चीजें हमें बहुत सारे historical monuments से मालूम पड़ती हैं। आगे ये बोलता है the most important question and almost the last question of this chapter. He says out, why dates are important in history? Why the dates are important in history? तुम बोलेंगे बिना डेट्स के तो हिस्ट्री होती ही नहीं। डेट्स अपने आप में हिस्ट्री, हिस्ट्री अपने आप में डेट्स। या हम बात करेंगे वी कैन नॉट एसोसिएट हिस्ट्री विद द डेट्स। विदाउट डेट्स हम हिस्ट्री को एसोसिएट ही नहीं कर पाएंगे। डेट्स इवेंट को लिंक करती है। रॉलेट एक्ट हुआ, पहले हुआ, कब हुआ, उसके बाद फिर लिंक हुआ, रॉलेट एक्ट हुआ। उन्होंने, अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पास किया, हमने उसको ठुकरा दिया, हम नहीं मानते। उसके अगेंस्ट हमने जलियांवाला बाग में बहुत बड़ा एक गैदरिंग हुई, तब जनरल डायर आया, जनरल डायर ने इस गैदरिंग को सबको मारा, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई। ये सब एक प्रॉपर चेन से बंधी हुई है। तो वी कैनॉट स्टडी ऑल द थिंग्स ऑल टुगेदर। ये डेट्स एक प्रॉपर लिंकेज देती हैं, इसलिए हिस्ट्री को पढ़ना है तो डेट्स पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज प्रीवियस डेट आपको बताएगी प्रीवियस डेट में ये इवेंट हुआ, इसके कारण ये हुआ। So these are the dates, hence dates are really associated with history. They are a very important part of history. History cannot be studied without the dates because they provide the link to various events that occur in the history. अब ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। इसके साथ आपको नोट्स भी भेजे जा रहे हैं। नोट्स में जैसे हमने क्वेश्चन बोला, यहाँ पे समझाने के लिए हमने काफी क्वेश्चंस को एक साथ क्लब किया है ताकि अंडरस्टैंडेबिलिटी भी इजी हो जाए और आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। तो जैसे सोर्स ऑफ रिकॉर्ड वाला पढ़ना है तो आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 1, 10 और 11, 1 लॉन्ग वाला और 10 और 11 शॉर्ट वाले अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो रिपीटिशन था ये आपका पूरा कवर हो जाएगा। ऐसे आप अगर सर्वे वाला पढ़ रहे हैं तो वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 18, रिकॉर्ड रूम क्वेश्चन नंबर 9 अंडर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो आपको पैम्पलेट भेजा जा रहा है। सो नाउ रीड दैट पैम्पलेट along with listening to the video और बाद में you will be sent up the question bank। फिर आपको क्वेश्चन बैंक भेजेंगे। Repeatedly we will also be sending you the revision test questions. Thank you. And if you have any doubts, you can get to us at 9824559130. 9824559130. Thank you. Be at home. Be safe.